Science. Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. Today we are going to take the topic latent heat of class 9th. This is the third part of the class 9th and the last part. This is very important because application based questions जितने भी आते हैं इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है. So the first thing is we should know the meaning of latent heat. Latent heat का मतलब क्या है? Latent heat का मतलब है गुप्त मतलब जो ऊर्जा जो कि छुपी हुई होती है उसे गुप्त ऊर्जा कहते हैं, जो कि सब्सटेंस के अंदर तो होती है बट नजर नहीं आती, उसका टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता, उसको कहते हैं लेटेंट हीट. ठीक है, ये काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें देयर आर नो डायग्राम्स, नथिंग टू नोट डाउन एनीथिंग. फिर भी आई हैव मेड मेनी नोट्स अबाउट इट, बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं एंड दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपर्ली. The heat required to change the state of the substance is known as latent heat. एक ऐसी heat जिसमें कि substance की state को change किया जाता है, जैसे कि solid से liquid किया जाए या liquid से gas किया जाए without changing the temperature, जिसमें temperature change ना हो, उसे कहते हैं latent heat. इसमें दो आ जाती हैं, latent heat of fusion मतलब जिसमें कि solid to liquid किया जाता है and latent heat of vaporization जिसमें liquid to gas किया जाता है. We will take one by one. The heat required to convert a solid into a liquid state is known as latent heat of fusion. Fusion का मतलब होता है पिघलना. तो जब solid को पिघलाया जाता है liquid में without changing the temperature, that is latent heat of fusion. When ice melts, जैसे कि ice melt करती हैं, there is no rise in temperature. Temperature rise नहीं करता. It is only when all the ice has melted the temperature of the water starts rising on the further heating. मतलब जैसे कि अगर suppose आपने ice को पिघलाया तो वो जैसे पानी बना तो उस पर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द हीट विच इज गोइंग इनटू द आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. मतलब आइस में वो वाली हीट जा तो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही. एंड दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. कहने का मतलब ये है कि जब एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, जबकि हीट प्रोवाइड की जा रही है, और वो हीट कहाँ से ली जा रही है? सराउंडिंग से. सो वो वाली जो हीट ली जा रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने के लिए विदाउट इंक्रीज और विदाउट डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो नॉर्मली 3.34 into 10⁵ joules of heat has to be supplied to change the 1 kilogram of ice to water. मतलब 3.34 into 10⁵ joules heat जो है, this is required to change the 1 kilogram of ice into the water. इसका मतलब जो latent heat of fusion है वो ice की वो इतनी है. What is this? This is latent heat of fusion. Latent heat of fusion जो है for the melting of ice वो कितनी है? 3.34 into 10⁵ joules, right? Actually ice is a solid substance, so the particles are very close to each other. ठीक है, the heat supplied to ice during the melting is used to overcome that forces of attraction. ठीक है, so that the particles they go away from each other and change their state. कहने का मतलब ये है कि क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं होता आइस का, मेल्टिंग का, फ्यूजन का. रीज़न ये है कि जो लेटेंट हीट होती है वो इतनी तो हमें रिक्वायर्ड है उसके चेंज करने में स्टेट को, लेकिन द थिंग इज कि वो जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को करती है, चेंज ओवरकम करती है. जैसे देखो सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, अब क्या होता है जब इसमें इतनी हीट दी जाती है लेटेंट हीट, तो क्या होता है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर का कोई इंक्रीज नहीं होता. सिर्फ ये जो पार्टिकल्स हैं ये हीट इतनी होती है कि ये इनको दूर दूर कर देती है और सॉलिड से ये क्या बन जाता है? लिक्विड. आई होप इट्स रियली क्लियर टू यू, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट का समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैंने फिर देख लो कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. जब उनको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी जाती है मतलब उनको गर्म किया जाता है
तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है, क्योंकि उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर दूर हो जाते हैं और जो सॉलिड की स्टेट है वो लिक्विड की स्टेट में बदल जाती है, राइट। क्योंकि हीट जो है इसमें हम जो प्रोवाइड करते हैं लेटेंट हीट, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर तो हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका टेम्परेचर नहीं चेंज होता। फिर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम कॉन्सेप्ट है कि वंस द वाटर बिगिंस टू बॉयल, एक बार पानी उबलना शुरू करे, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल ऑल द वाटर हैज बीन चेंज टू स्टीम। उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री रहता है, अनलेस कि सारा का सारा जो पानी है वो भाप बनकर उड़ ना जाए, राइट। Latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules to convert the 1 kilogram of liquid to the vapor without change in temperature. Same definition है, उसमें सिर्फ melting की थी और इसमें किसकी है, liquid से vapor form करने की। Latent heat of vaporization of water is, जो latent heat of vaporization है वो है 22.5 into 10 raised to the power 5 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इसका मतलब इतनी हीट, इतना जो है, इतनी जो हीट है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए उसकी वेपर फॉर्म में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। When a liquid boils, its temperature remains the same because the heat energy which is being supplied to the liquid, जो liquid को heat energy हम provide कर रहे हैं, वो सिर्फ इनके molecular forces of attraction को overcome करने के लिए है, जिससे particles और दूर दूर हो जाएं। लेकिन ये इसके लिए नहीं है कि temperature change करना पड़े या फिर उसको heat की requirement हो, मतलब in the sense कि this heat is required only to overcome the forces of attraction, ठीक है। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू आवर हैंड्स फील कोल्ड व्हेन वी पुट द स्पिरिट ऑन आवर हैंड। हमारे हाथ में अगर नेल पॉलिश रिमूवर भी गिर जाता है तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा ठंडा लगता है, वो क्यों लगता है। इफ़ वी पुट अ लिटिल स्पिरिट या फिर नेल पॉलिश रिमूवर ऑन आवर हैंड, स्पिरिट इवेपोरेट्स इजीली। जो स्पिरिट है या नेल पॉलिश रिमूवर है, क्योंकि वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल मतलब जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वो इवेपोरेशन उसकी होती है, एंड आवर हैंड्स फील वेरी कोल्ड। स्पिरिट जो है दैट नीड्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको क्या चाहिए होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होती है, ठीक है। और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ से लेती है, हमारे हैंड से। हमारे हैंड ने क्योंकि हीट को लूज करा है, इट हैज़ गिवन, आवर हैंड हैज़ गिवन हीट, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप हीट दे रहे हो तो यूल फील कोल्ड, ठीक है। अगर आप हीट ले रहे हो तो यूल फील हॉट। दैट इज द रीजन। क्या है कि spirit needs latent heat of vaporization to change from liquid to gas state. So spirit takes the latent heat of vaporization from our hand. हमारे हाथ से वो latent heat of vaporization लेती है, क्योंकि हमारा हाथ हीट को लूज कर रहा है, so we feel cold, ठीक है। Second है, why burns caused by steam are more severe than boiling water? Sorry, boiling water. स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन, जब स्टीम हमारी स्किन पे पड़ती है तो इट कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर। ऑब्वियसली जब कंडेंसेशन होगी तो पानी हमारे पे हाथ में होगा, कोई हवा तो दिखेगी नहीं हमारे हाथ में, तो वाटर वेपर जो है वो वाटर में कंडेंस होकर हमारे हाथ में गिरेगा। उस वक्त ये कौन सी कितनी हीट देगी, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो ये 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम हीट ये देगी, राइट। किससे ज्यादा देगी, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। सिंस स्टीम गिव्स आउट मोर हीट, क्योंकि स्टीम जो है वो हीट ज्यादा दे रही है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा दे रही है, तो इसकी वजह से जो स्टीम के जो बर्न्स होते हैं वो ज्यादा सिवियर होते हैं। ऑब्वियसली विच गिव्स मोर हीट विल गिव सिवियर बर्न्स, विच गिव्स लेस हीट विल गिव यू द लेस बर्न्स, ठीक है। दिस एक्सप्लेन द वाई स्टीम इज यूज फॉर हीटिंग पर्पसेज। जो स्टीम का यूज होता है ना, बड़े बड़े बॉयलर्स वगैरह जो होते हैं उसमें स्टीम का यूज किया जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनके जो प्रोड्यूस हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो वो किस वजह से हो सकता है। पहला तो जो हमने करा कि टेम्परेचर की वजह से, जिसमें कि हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा। अब ये है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या स्टेट चेंज की जा सकती है, दैट विल फॉलो। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बट ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर ऑल्सो, राइट। गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैसेस को लिक्विड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। किसको चेंज किया जा सकता है, गैसेस को लिक्विड्स में। गैसेस को लिक्विड्स में चेंज किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। And some solids like solid carbon dioxide can change into gases on decreasing the pressure। और जो solid carbon dioxide है उसमें क्या होता है लिक्विड में इनको बदला जा सकता है by applying pressure and decreasing the temperature। When a compression is done ऑन अ गैस, जब एक गैस को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, कंप्रेस करके ही हम सिलेंडर्स वगैरह में डालते हैं, कंप्रेस गैस ही होती है वो। तो व्हेन अ कंप्रेशन इज डन ऑन द गैस, जब गैस को धक्का दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, पार्टिकल्स विच आर अवे फ्रॉम ईच अदर कम क्लोजर। आप किसी को धक्का दोगे दो लोगों को तो पास आ जाते हैं ना। इसी तरह से क्या होता है कि जब कंप्रेशन दिया जाता है गैस को तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अगर पार्टिकल्स पास आएंगे तो स्टेट चेंज होगी। मतलब कहने का क्या है, जैसे सपोज गैसेस हैं, राइट, अगर आपने इनको धक्का दिया तो इनके पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े कंपैरेटिवली पास आ गए। अब ये मत बोल देना कि हम सीधा गैस से सॉलिड भी होता है, जैसे वो भी एक प्रोसेस है, वो भी है जिसको कि हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिससे सॉलिड से डायरेक्टली गैस एंड वाइस वर्सा होता है। दैट विल बी टेकन इन शायद नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें क्या है कि इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज लोअर्ड। अब इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को घटाया जाता है, लोअर्ड मतलब ठंडा किया जाता है। और कैसे किया जाता है, बाय पोरिंग द वाटर, ठीक है, ओवर द कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस से हम लोग अमोनिया गैस को भी लिक्विफाई करते हैं। अमोनिया गैस कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड बाय दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस अब है लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है, और हाई प्रेशर। ये हमने एक कॉन्सेप्ट करा जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज की जा सकती है फ्रॉम द गैस टू लिक्विड, जैसे कि लिक्विड अमोनिया हम लोगों ने बनाया फ्रॉम अमोनिया गैस। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब हम प्रेशर को डिक्रीज करें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होता है। ठीक है, इसमें आता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने आइसक्रीम वेंडर्स के यहाँ पे देखी होगी, जो सॉलिड वो होती है, जो आइस भरी होती है और वो सीधा गैशियस फॉर्म में नजर आ रही होती है विदाउट कमिंग इन लिक्विड फॉर्म इन बिटवीन। ठीक है ना, तो वो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कैसे ड्राई आइस को यूज करते हैं, वो कैसे बनती है और क्या होता है मैकेनिज्म। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करती है, सॉलिड वाली जो है, जब हम उसका प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। पहले हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होता है, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट एक्सपोज टू एयर, देन द प्रेशर ऑन इट इज रिड्यूस्ड टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग
प्रेशर को डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये डायरेक्टली जो सॉलिड है उससे गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आइसक्रीम जो बेचने वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनके पास जो अंदर बॉक्स होता है उसमें सेम अरेंजमेंट होता है। इसकी वजह से उनकी आइसक्रीम जो होती है, ब्रिक होती है, वो इतनी हार्ड होती है और हम अपने फ्रीजर में जाके रखते हैं तो वैसी वाली हार्डनेस नहीं आती। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें वो लिक्विड फॉर्म में पहले जाती है, फिर उसके बाद देयर इज अ चेंज। वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसेस फॉर्म में जाती है तो वो हार्डनेस रहती है। ठीक है, ये कई बार एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस यूज्ड टू डीप फ्रीज द फूड। उसको डीप फ्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड, आइसक्रीम को भी ठंडा रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड डजंट मेल्ट टू अ लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड द ड्राई आइस। इसलिए इसको सूखी बर्फ भी कहा जाता है बिकॉज इसमें लिक्विड का बीच में कोई इंटरवेनेशन नहीं होती, लिक्विड की कोई स्टेट बीच में नहीं आती, राइट। एंड इट कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर्स देन दी मोल्टन स्टेट। मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना आइसक्रीम जो है काफ़ी हार्ड रहती है। अच्छा, अब फिर इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। जैसे व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट what is evaporation and what are the factors that affect the evaporation. Now the question arises is what is evaporation? वाष्पीकरण है क्या? जब एक लिक्विड जो है उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने दूर हो जाएं कि वो एक नई स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाएं तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। सीधी सादी भाषा में व्हेन ए लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर वेपर या गैसियस फॉर्म देन इट इज नोन एज इवेपोरेशन। हिंदी में इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। What are the factors that affect evaporation? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं? देखो, अगर ये एग्जांपल लेना है ना तो हमारे घर के कपड़े जो हम सुखाने लगते हैं ना, तो एक बार ट्राई करना कि अगर कपड़े को आप बिल्कुल ऐसे निचोड़ के डालोगे और उसके बाद उसको फैला कर डालोगे वो कैसा होगा, या उसको बिना निचोड़े पानी लिया और ऐसे डाल दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें इवेपोरेशन हो रहा है। देखो, पहली बार जिस दिन बारिश का दिन हो उस दिन कपड़े ढंग से नहीं सूखते। इसका मतलब कि है कि ह्यूमिडिटी जो है अगर ज़्यादा हो तो कपड़े नहीं सूखते। दूसरा, जिस दिन सनी डे होगा, जिस दिन सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी, तो उस दिन कपड़े बड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब जो है हीट चाहिए होती है, उसको सनलाइट चाहिए होती है, जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं। तीसरा फैक्टर ये होता है जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो इसका मतलब विंड का भी रोल है। फिर यह है कि मैंने कहा ना कपड़ों को फैला कर डालें, इसका मतलब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो क्या होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो कपड़े जो हैं वो लेट सूखेंगे। तो ये चीज़ें माइंड में रखने के बाद अगर हम ये टॉपिक करें तो शायद थोड़ा इजीली उसको हम समझ पाएंगे, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर फॉर्म इन द गैसियस फॉर्म इवन बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे भी अगर कोई चीज़ जो है स्टेट में किसी और स्टेट में बदल जाए तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये तो है नहीं कि अगर जिस दिन सनलाइट नहीं आएगी उस दिन कपड़े सूखेंगे ही नहीं। अगर हम उसको घर में पंखे के नीचे भी फैला के रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं, तो कपड़े तो तब भी सूखेंगे, राइट। सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इवन at the room temperature is called as the evaporation. How does this happen? It is because some particles of the liquid they have more kinetic energy than the other particles. इसका मतलब ये होता है लिक्विड में क्या होता है कि कई बार काइनेटिक एनर्जी कुछ मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती है, तो कुछ जो है वो उसमें इवेपोरेट होके वाष्प बना देते हैं, गैसियस फॉर्म में बना देते हैं टू ओवरकम द पार्टिकल्स, जो कि उनके जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। अब इनकी कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये वाष्प में बदल गए, मतलब गैसियस फॉर्म में बदल गए और बहुत दूर दूर चले गए, राइट, ठीक है। और उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई लिक्विड से गैस फॉर्म में, ठीक। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन ऑफ द चेंज ऑफ द स्टेट, तो आप यही लिखोगे ना कि देयर इज, तो इसका मतलब स्टेट ऑफ वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ओनली बाय चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। अब फैक्टर्स में आ जाए तो जैसे मैंने पहले बताया टेम्परेचर का है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, धक्का मुक्की ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बदल के गैस में बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सनलाइट में कपड़ा जल्दी सूखता है। दूसरा आ जाता है सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी इवेपोरेशन होगी, ठीक है। फिर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन कम होगी, यहाँ उल्टा है। ह्यूमिडिटी अगर
ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो कम है। देखो बेटा ये वाला साइन मैं हमेशा इंक्रीजिंग के लिए यूज़ करती हूँ और ये वाला डिक्रीजिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरे नोट्स में भी होता है, इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन में चौथा है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो हमने जो 4 फैक्टर्स पढ़े उसमें ये हमने देखा सिर्फ एक ह्यूमिडिटी वाला जो फैक्टर है वो उल्टा जा रहा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवेपोरेशन कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो एवेपोरेशन ज़्यादा है। बाकी के बाकी जब जितने वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैरेक्टर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसका कि जैसे कि सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फिर है नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है, वाष्प में बदलता है, इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ये अपने चारों तरफ से हीट ले लेता है, जिसको हमने लेटेंट हीट भी पढ़ा, ठीक है। व्हेन इट लूजेस हीट, जब जिस सब्सटेंस से हीट को लूज करा तो वो ठंडा हो जाएगा, दैट इज नोन एज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ठीक है। गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। कौन कौन सी एप्लीकेशंस है? नेल पॉलिश रिमूवर का मैंने आपको बताया कि नेल पॉलिश रिमूवर जो है हमारे हाथ में पड़ता है, तो जब वो इवेपोरेट होता है तो ये सराउंडिंग जो वाली हीट है वो ले जाता है, और क्योंकि हमारी बॉडी ने हीट को लूज किया है तो वो ठंडक लगती है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। फिर दूसरा है हम लोग गर्मियों में मटके यूज़ करते हैं, पिचर्स यूज़ करते हैं। अब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ जो पानी है अंदर वो बाहर आता रहता है वाष्प के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो अर्दन पॉट हैज अ नंबर ऑफ पोर्स ऑन इट, उसके अंदर जो छेद होते हैं। सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनसाइड ओजेस आउट, अंदर का जो पानी है वो कम्स आउट, बाहर आता है, एंड गेट्स इवेपोरेटेड, और वाष्पीकरण में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, राइट। दिस वाटर इवेपोरेट्स कॉन्टिन्यूसली, और ये पानी जो है लगातार इवेपोरेट होता रहता है, एंड टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन, और ये क्या करता है अपने चारों तरफ से, मतलब मटके के बाहर से ये लेटेंट हीट लेता रहता है, ठीक है। क्योंकि मटका जो है दैट इज लूजिंग हीट, वो हीट को दे रहा है, भेज रहा है वापस, तो वो हमें ठंडा रखता है और पानी भी अंदर से ठंडा हो जाता है, ठीक है। रिमेनिंग वाटर लूजेस हीट एंड गेट्स कोल्ड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इसको एक एग्जाम्पल किसका है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का, ठीक है। पहले के दिनों में क्या होता था कि जब कूलर्स और एसीज नहीं होते थे तो लोग अपनी दीवारों पे पानी छिड़कते थे, फ्लोर से पानी छिड़कते थे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होगी, वो सराउंडिंग से हीट लेगा, क्योंकि जो अर्थ है या वॉल्स हैं वो हीट को लूज कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो एक कूलिंग कॉज होती थी। अभी भी जब हम भाग के आते हैं, पसीने में होते हैं, तर होते हैं, अभी स्टैंडिंग बिलो द फैन ओनली, अभी हमने एसी कूलर नहीं चलाया होता, तब हमें एक ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा पसीना जो होता है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, और क्योंकि हमारी जो स्किन है वो उस वक्त वो दे रही होती है, टेम्परेचर लूज कर रही होती है, तो हमें ठंडक लगती है, ठीक है। फिर इसमें एक जैसे क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम लोग समर्स में? क्योंकि कॉटन जो है इट इज बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, इट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीने को सोख लेती है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, एंड एक्सपोजेज इट टू एटमॉस्फेयर, और इवेपोरेशन करने में इंक्रीज करती है। क्योंकि ये इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है तो बॉडी जो है वो साथ में टेम्परेचर को लूज करेगी, ठीक है ना, हीट लूज करेगी, इसकी वजह से हमें ठंडक मिलेगी। ऐसे ही होता है कि जब हम फ्रिज से पानी की बॉटल निकालते हैं और उसको टेबल पर रखते हैं तो उसमें चारों तरफ बूंदें आ जाती हैं, दैट इज क्यों होती हैं? वो भी उसके यही कॉन्सेप्ट है कि एयर अराउंड द बॉटल या टम्बलर कंटेन्स अ वाटर वेपर इन इट, हमारे जो चारों तरफ है वो तो उसमें तो वाटर वेपर है ना। अब वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट है वो जैसे ही ठंडी सतह से टकराएगा, मतलब कौन सी, जो बॉटल से, तो वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मतलब वाटर वेपर इनटू वाटर, ठीक है। वो जो कंडेंस हो जाएगा या संघनन हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोगों को पानी की बॉटल में या स्टील के ग्लास में या कोई भी बर्तन जो हम फ्रिज से निकालें जिसके अंदर पानी हो, तो हमें वो नजर आते हैं, राइट। चलो वी do some application based question answers from this chapter. They are very important as your examinations are concerned, क्योंकि जो 9th क्लास में चैप्टर्स हैं उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसमें
99.9% जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, राइट? तो विल कवर ऑल ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पार्टिकल्स रीचेस यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. जब गरम गरम खाना बनता है तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, और जो ठंडा होता है खाना उसको पास जाके सूंघना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ भी खाना क्या बना है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो गरम वाला खाना है उसमें गैशियस पार्टिकल्स, उसमें जो एरोमेटिक पार्टिकल्स क्यों है, मतलब उसमें एरोमा क्यों आ रही होती है? क्योंकि उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा हो रही होती है. डिफ्यूजन ज़्यादा मतलब एक्चुअली हाई टेम्परेचर है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो उनकी डिफ्यूजन ज़्यादा है, वो फैलती ज़्यादा है, राइट? फिर दूसरा है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल. एक डाइवर है वो स्विमिंग पूल में आराम से कट कर सकता है पानी को. क्यों? ऐसी कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कर पाता है? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें कंपैरेटिवली सॉलिड से, जो सॉलिड्स होती है जैसे कोई ब्रिक हो गई, उससे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें कम है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल्स दूर हैं, तो डाइवर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसमें हाथ डाल सकता है. अगर यही कोशिश करे किसी चट्टान में हाथ डालने की तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़्यादा क्लोज है मॉलिक्यूल्स कि वो उसमें हाथ को खुद को ही चोट लगेगी, राइट? तो हाउ विल यू राइट कि वाटर हैज कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, सो दे कैन इजीली बी ओवरकम बाय अ डाइवर. फिर है गिव रीजंस. अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. एक गैस को किसी भी वेसल में डाला जाए तो एकदम उसका पूरा कंप्लीटली उसमें फिट हो जाता है. व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. गैसेस में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है? एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर है तो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मोशन आराम से होता है, ठीक? एंड दैट, और जब इसको कंप्रेस करके डाला जाए तो इट कैन फिल एनी कंटेनर. तो इसलिए तो कहते हैं दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक? फिर है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. एक गैस जो है वो प्रेशर डालता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर में. क्यों भाई? क्या रीज़न है? उसका भी यही रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो धक्का वो आराम से वॉल्स पे प्रेशर मारता है, कोलिजन्स करता है. कोलिजन्स मतलब टक्करें मारता है. कोलिजन्स ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना? मैंने आपको एक जोर से धक्का दिया तो कोलिजन हुई और प्रेशर भी पड़ा. दैट्स अ थिंग, ठीक? इसी तरह से अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाता है? यू कैन राइट एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज. इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज रिजिड, इट इज इनकम्प्रेसिबल, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जितनी भी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की आपको आती हैं यू कैन राइट ऑल ऑफ देम हियर. फिर है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन द एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. क्योंकि उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत है. वैसे हम हवा में हाथ आराम से मार सकते हैं. वाई? रीज़न ये है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है? इसके लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हमारा हाथ जो है आराम से झूलता है, पानी में भी और गैसेस में भी, सॉलिड्स में नहीं झूलता. वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप? हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया. एक कप का लार्जर सरफेस एरिया होता है, ठीक है? देन अ सॉसर हैज़ अ मोर सरफेस एरिया देन ए कप. मतलब कोई भी जो बड़ा बर्तन है, छोटे बर्तन से उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें चाय जल्दी ठंडी होगी और हम आराम से पी सकेंगे. फिर नेप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. नेप्थलीन बॉल्स में ऐसा क्या होता है कि वो उड़ जाती है. मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? तो उसमें सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है. सब्लिमेशन इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू द गैस, ठीक है? और विदाउट एनी लिक्विड इन मीडियम. मतलब बीच में ये ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड के बाद लिक्विड बनेगा और उसके बाद गैस बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है. सॉलिड से जब डायरेक्टली गैस बनती है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है. क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स बहुत इजीली सब्लाइम हो जाती हैं तो इसकी वजह से हम लोगों को वो नज़र नहीं आती. फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड सो मेनी किलोमीटर्स अवे. क्या रीज़न है? उसका भी रीज़न यही है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, स्प्रे है तो वो दूर दूर तक फैलता है और उसकी डिफ्यूजन प्रोसेस काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है? I hope 9th class this chapter is clear to you, but if any questions, any queries are there, you can ask there in the comment box and notes are given to you in the description box. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी.
Thank you so much. And if you really like this topic and this my channel, तो like करिए, share करिए and subscribe करिए, and please press the bell icon so that you get to know about my new notifications. Thank you.